हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा रेस्पिरेशन में टीसीए साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक जो हमने कवर किया ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। और पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद अभी पायरुवेट के पास जो है हमने देखा था कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो अलग अलग रूट में जा सकता है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो वो लैक्टेट बना सकता है, और अगर फर्मेंटेशन की बात करें तो इथेनॉल वगैरह बन सकता है। बट जब एरोबिक कंडीशन होगी तो उस केस में क्या होगा, जब ऑक्सीजन अवेलेबल है सेल के पास। तो जब सेल के पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो उस केस में जो हमारा पाइरुवेट है वो जाएगा फॉर टीसीए साइकिल। और टीसीए साइकिल जो है उससे और ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी। ठीक है, तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में हमें सिर्फ कितने मिले थे, 2 एटीपी मिले थे। नेट गेन जो था 2 एटीपी का था और 2 एनएडीएच का था। तो अब जो है जो 2 एटीपी सिर्फ मिले, और लेकिन हमें क्या है कि गेन को बढ़ाना है, तो गेन को बढ़ाने के लिए टीसीए साइकिल है। अब टीसीए साइकिल किस तरीके से और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालती है हमारे पाइरुवेट से, इस प्रोसेस को अब हम कवर करेंगे। तो जो पाइरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अभी तक जो सारी चीजें हो रही थी वो हो रही थी साइटोसोल में, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन अब जो है पाइरुवेट को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अब जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज या फिर जो हमारे शुगर, फैटी एसिड या कुछ अमाइनो एसिड है, वो अल्टीमेटली आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे CO2 एंड वाटर में। हमने देखा था कि नॉट ओनली ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है ग्लाइकोलाइसिस में, इसके अलावा जो फैटी एसिड्स वगैरह है वो भी जो है ब्रेक होकर के हमें क्या दे सकते हैं, एनर्जी देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली सब इन सबसे क्या बनता है, अल्टीमेटली इनसे एसिटाइल कोए बनता है, जिसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली इनके ऑक्सीडेशन से मिलेगा CO2 एंड वाटर, अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की। बट सबसे पहले टीसी आएगा। ठीक है, तो टीसी में सबसे पहले जाने के लिए एंट्री करनी होगी टीसी के अंदर। अब टीसी के अंदर एंट्री किस तरीके से हो सकती है इनकी, सो अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड्स और फैटी एसिड्स की। सो मोनोसेकेराइड और फैटी एसिड, जब मोनोसेकेराइड मतलब जो ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज क्या बना, पायरुवेट बना। अगर पायरुवेट को जाना है टीसी साइकिल के लिए, ठीक है, तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट होना होगा एसिटाइल कोए में। ठीक है, पाइरुवेट जो है वो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड है। तो सब दैट मीन्स कि पाइरुवेट को सबसे पहले एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना होगा। तो मोनोसैकेराइड और फैटी एसिड जो है वो टी से एंटर करते हैं थ्रू एसिटाइल कोए। बट अगर अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ज्यादातर जो अमाइनो एसिड है वो एसिटेट के थ्रू एंटर करेंगे, और कुछ अमाइनो एसिड जो है वो आपके इन द फॉर्म ऑफ मेलेट या सक्सीनेट की फॉर्म में एंट्री करते हैं टीसीए साइकिल के अंदर। अभी सक्सीनेट मेलेट जो है टीसीए साइकिल कवर करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो वो इनके एंट्री पॉइंट रहेंगे। तो अलग, तो आपने देखा कि हर चाहे अगर हम फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एसिटाइल कोए के थ्रू एंटर करें, बट अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट रूट से एंट्री करते हैं टीसीए साइकिल में। बट कहने का मतलब ये कि उनसे भी एनर्जी जो है, उनको भी ऑक्सीडाइज करके एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में कि किस तरीके से ग्लूकोज और फैटी एसिड या अमाइनो एसिड एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बना। अब पाइरुवेट से एक CO2 निकालना है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है बट एसिटाइल कोई 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एक कार्बन यहाँ से रिमूव किया जाएगा, उसके बाद ही कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोई में। इसी तरीके से जो फैटी एसिड है वो भी एसिटाइल कोई बना सकते हैं, कुछ अमाइनो एसिड जो है वो भी आपके एसिटाइल कोई के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। एसिटाइल कोई में जब एंट्री करेगा फिर ये आपकी सीट्रिक एसिड, यही हमारी टीसीए साइकिल है। अब इस टीसीए साइकिल में जो है ये सीट्रेट बनेगा, फिर ऑक्सैलोएसिटेट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है आपके CO2 के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है, इन्हीं को हमें कैप्चर करना है ताकि हम उन्हें ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में भेज सके, जो कि टीसीए के बाद होगा। ठीक है, तो टीसीए वगैरह और ग्लाइकोलिसिस का काम है जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है पहले उनको लेना, ठीक है, उस मॉलिक्यूल से निकालना, फिर उनको निकाल करके फिर पहुंचा जाएगा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के लिए। तो नीचे आप देख सकते हैं ये है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोल सकते हैं। जितने भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी आपको याद होगा कि कुछ एनएडीएच वगैरह जो बने थे उनको हमें क्या है, उनसे भी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमें लेकर के आना है, और ये फीडिंग होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फीडिंग हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले हैं उनको किसने गेन किया है, उसको एनएडी ने, जो एनएडी प्लस था उसने गेन किया, उसके अलावा किसने गेन किया, एफएडी ने। ठीक है, सो ये जो है ये लेकर के आएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर। ठीक है, जब ये रिड्यूस हो जाते हैं तो एनएडीएच और एफएडीएच टू बन जाता है। तो एनएडीएच और एफएडीएच टू जो है ये आपके यहाँ पर आ चुके हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसको, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है फिर इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके क्या करेगा, एडीपी और पीआई को यूज करके क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा।
तो हमने देखा था कि एटीपी तो ग्लाइकोलिसिस में बनी थी, तो जो एटीपी ग्लाइकोलिसिस में बनी थी उसको बोला था हमने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बट बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इनसे एटीपी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, जो कि होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसी प्रोसेस में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे 2H प्लस आयन है और ये जो आपकी ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने पता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन का होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस सॉरी, इसके ऑक्सीडेशन से फिर हमें क्या मिलेगा? इसके ऑक्सीडेशन से मिलता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसके अलावा CO2। तो आप देख सकते हैं ये जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो इस पाथवे के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो CO2 ये प्रोड्यूस हो गई। तो ये आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपके 3 ही CO2 प्रोड्यूस हैं, बट एक्चुअली में एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं। 2 पाइरुवेट है तो फिर CO2 भी डबल हो जाएंगी, तो 1 2 3। तो एक पाइरुवेट से 3 CO2 आई, लेकिन जब 2 पाइरुवेट थे तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन शो किया, बट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनकी वजह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी जो प्रोड्यूस होता है वो 6 हो जाएंगे। सो इस तरीके से जो है आपने देखा कि किस तरीके से ओवरऑल जो प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। इसमें जो हम पार्ट अभी कवर कर रहे हैं वो है हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पाथवे आपको कंप्लीट हो गया। 3 स्टेजेस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, पहले ग्लाइकोलिसिस है, फिर TC है और उसके बाद है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो सबसे पहले अगर हमें टीसी ग्लाइकोलाइसिस तो हम कर चुके हैं, टीसी करना है तो टीसी के लिए सबसे पहले क्या है कि पाइरुवेट को जाना होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहले प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होनी है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होनी है तो पाइरुवेट को कहाँ जाना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा जूम करके आपको यहाँ पे शो किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये क्या है, इसके ऊपर 2 लेयर है मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके डबल लेयर होती है यहाँ पे, एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और एक इनर मेम्ब्रेन है, और जो सबसे अंदर का पार्ट है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये येलो कलर में जो दिख रहा है दैट इज मैट्रिक्स। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इन सबका एक बार रोल समझ लेते हैं, जरूरी है आगे के प्रोसेस को समझने के लिए। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? ये फ्रीली परमिएबल है, ठीक है। किसके लिए? स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन के लिए, यानी कि जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स आएंगे, आयंस आएंगे, तो वो इससे इजीली पास हो सकते हैं। ये कोई ऐसा बैरियर क्रिएट नहीं करती। क्यों? क्योंकि थोड़ी पोरस है, इसमें बहुत सारे पोरिंग चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इजीली मॉलिक्यूल क्या है, इन होल्स वगैरह के थ्रू जो है इजीली यहाँ पे डिफ्यूज हो जाते हैं। बट ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इतना फ्रीली परमिएबल परमिएबिलिटी अलाउ नहीं करती है सभी मॉलिक्यूल्स को, ये सेलेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इम्परमिएबल है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए और आयंस के लिए। कोई भी आयन, कोई भी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो इससे पास नहीं हो सकता। उसके लिए क्या है, पर्टिकुलर रिसेप्टर होना चाहिए। जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है उसी के थ्रू वो मॉलिक्यूल्स इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर, और ये इनर मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है इसी इनर मेम्ब्रेन में, राइट। तो TCA जो बाहर साइटोप्लाज्म है वहां पे हुआ था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है अंदर, ये जो येलो पार्ट देख रहे हैं मैट्रिक्स, यहाँ पे होगी हमारी TCA या या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल आप इसको बोल सकते हैं। और इनर मेम्ब्रेन में जो हमारा लास्ट स्टेप था ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो यहाँ पर होना है इनर मेम्ब्रेन में। इसी इनर मेम्ब्रेन में होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर से क्या होते हैं, इनको आगे पढ़ेंगे। इन्हीं के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन जो है मतलब यहाँ पे हेल्प करेंगे एटीपी के फॉर्मेशन में, ठीक है। किस तरीके से करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडीपी एटीपी ट्रांसलोकेज है, ये एक्चुअली ये आपका ट्रांसपोर्टर है। ये क्या करेंगे, एडीपी और एटीपी को इनर अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि एटीपी और एडीपी भी जो है इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, राइट। और उसके लिए भी पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही वहां से वो एक्सचेंज हो पाएगा। इसके अलावा एटीपी सिंथेज भी है। एटीपी सिंथेज ही वो यहाँ पर एंजाइम है जिसके थ्रू, एंजाइम कॉम्प्लेक्स आप बोलिए इसमें, जो कि क्या करेगा, एटीपी का सिंथेसिस कराएगा। एटीपी का सिंथेसिस, ये एटीपी सिंथेस कराता है। बट इस एटीपी सिंथेस को वर्क करने के लिए हमें रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं जिससे ये एटीपी सिंथेस की मशीनरी चलती है, ठीक है। और उसके लिए चाहिए होते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ रहे पूरा साइकिल, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उससे फिर ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो क्या है, वो उस एनर्जी को क्रिएट करेंगे जो कि जरूरी है किसके लिए, एटीपी सिंथेस के लिए, जो कि एटीपी बनाएगी। पूरा प्रोसेस हम समझेंगे इसमें। फिर मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स में आपका क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल के सारे एंजाइम यहीं पर हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है जिसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स हैं, जो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होना है, जो अभी मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेशन के एंजाइम यहाँ पर है।
माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी के एंजाइम और एटीपी एडीपी सब कुछ बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये वो सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है जिसकी जरूरत है एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए। क्लियर है। तो ये आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट ये है कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है ये आपकी पाइरुवेट जो है उससे इजीली डिफ्यूज हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे ही इनर मेम्ब्रेन आएगी तो इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब इनर मेम्ब्रेन में वो कौन सा ट्रांसपोर्टर है जिसकी वजह से पाइरुवेट ट्रांसफर होगा, तो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल पाइरुवेट कैरियर, एमपीसी। तो एमपीसी जो है, ये जो कैरियर है, इनको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पाइरुवेट को ऐसे ही जो है ट्रांसपोर्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये कैसा है, ये पेसिव ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर के टाइप्स होते हैं, ठीक है, पेसिव, एक्टिव। एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पेसिव में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये स्पेसिफिक है किसके लिए, पाइरुवेट के लिए, सिर्फ पाइरुवेट को ही पास होने देंगे। अब जो एक लास्ट वीडियो में हमने एक इफेक्ट पढ़ा था, दैट इज वार बर्ज इफेक्ट। तो वार बर्ज इफेक्ट जो है उसका एक पॉसिबल जो आंसर है वो ये हो सकता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल पाइरुवेट कैरियर्स हैं इसमें अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, राइट, तो म्यूटेशन इन एमपीसी जो है उससे क्या होगा कि जो पाइरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं आ पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाएगा तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कैंसर सेल को क्या करना पड़ेगा, उसको ग्लाइकोलिसिस से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है वारबर्ज इफेक्ट का, कि उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रियल जो है उसमें था, ऑक्सीजन भी अवेलेबल थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस हो रहा था। ठीक है, तो उसका एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल पाइरुवेट कैरियर जो है उसमें म्यूटेशन हो गया है जिसकी वजह से पाइरुवेट अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो फर्दर भले ही ऑक्सीजन अवेलेबल है बट टीसीए वगैरह नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो अब हम अब जो हमारा पाइरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के तो अंदर आ गया, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर टीसीएम एंट्री लेनी है तो कार्बोहाइड्रेट या जो फैटी एसिड है उनको कन्वर्ट होना होगा किसमें, एसिटाइल कोए में। ठीक है, सो जो पाइरुवेट अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ चुका है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, अगर उसे टीसीएम एंट्री लेनी है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट होना होगा किसमें, एसिटाइल कोए में। ठीक है, सो एसिटाइल कोए में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए जो एंजाइम है दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये हेल्प करेगा पाइरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये क्या मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, जो इसमें एक दो यूनिट है वो सभी मिलकर के क्या कराएंगी, इसको कन्वर्ट कराएंगी एसिटाइल कोए में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर होना है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे पाइरुवेट से, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, इसलिए इसको बोला गया डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो ओवरऑल रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पाइरुवेट हो गया, पाइरुवेट में आप देख सकते हैं ये है इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पाइरुवेट के पास COOH, इसी ग्रुप को जो है निकाल दिया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ये जो आपका CO कीटोन ग्रुप है, ये आपने देखा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये हेल्प करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने में और फॉर्म करने में, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। और तो ये यहाँ पे हेल्प कर रहा है, और इसी की वजह से जो आपका CO2 है, ये मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था वो CO2 की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें हेल्प कौन कर रहा है, इसमें हेल्प कर रहा है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो एंजाइम उनको तीन उसमें डिवाइड है, इसमें एक E1 है, E2 है एंड E3 है। ठीक है, तो ये थ्री एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या होगा कि इसमें मैंने बताया क्योंकि ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, Na+ है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, NADH में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ को फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। को फैक्टर्स क्या है, इसमें TPP है, लाइपोइड है और FAD है। ठीक है, एक टेबल है, उसमें विटामिन को फैक्टर क्या उनका फंक्शन है वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, और उसको आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और उसका रोल भी लिखा हुआ है, इन सबका रोल क्या है, इनके रोल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका रोल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और इसके साथ में ये जो आप देख रहे हैं कोए SH, ये है आपका कोए। ठीक है, तो ये जो कोए है, कोएंजाइम A आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोएंजाइम A जो है SH, बस यहाँ पे आप इसको चाहे कोए लिखे या फिर कोए SH लिखे, दोनों बात सेम है। SH यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ये बताता है कि जो कोए है उसका जो जिस के थ्रू ये बाइंड करता है वो है इसका ये SH ग्रुप। ठीक है, थाइल ग्रुप जो है इसका, इससे ये बाइंड करता है दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसके यहाँ पे शो कर दिया जाता है, बट कहीं पे आप देखेंगे कहीं पे सिर्फ कोई लिख देते हैं और कहीं पे कोई SH लिखा होगा। तो कोई जो है कोएंजाइम ए है, और यही जो क्या है ये इससे बाइंड कर गया है
ठीक है। अब यहाँ पर पहले कितने कार्बन थे, 1 2 एंड 3, अब क्योंकि एक कार्बन निकल गया तो कितना रह गया, 1 2, तो इसलिए क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए में क्या हुआ, पाइरुवेट में एक तो कोए यहाँ पे अटैच हो गया और दूसरा यहाँ पे एक CO2 रिमूव हो गया। तो ये है पूरी प्रोसेस जिससे पाइरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है और वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उन्हीं को NAD+ ने कैप्चर किया है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है जो कि इसको करा रहा है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर 3 एंजाइम है। एक है आपका पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज से ही आप समझ गए हैं कि ये ऑक्सीडेशन करा रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसके साथ H+ भी निकल रहा है। ठीक है। और दूसरा है फिर डाहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। और देन द लास्ट वन इज डाहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। तो यानी कि अगेन डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है कि ये दोबारा से उसका क्या करा देगा, इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करा देगा, राइट। ठीक है। तो ये है 3 एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और इनकी मल्टी कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्लियरली, ये फर्स्ट है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये है डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ये है डायहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। किस तरीके से इनका वर्क है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यह टेबल पहले मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो E1 एंजाइम है उसका काम है डी कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट। पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन कराना है, उसका डी कार्बोक्सिलेशन कराना है। तो देख सकते हैं ये पाइरुवेट है। सो पाइरुवेट से क्या निकल गया, ये CO2 यहाँ पे निकल जाएगा। तो फर्स्ट ही स्टेप में CO2 यहाँ से निकल जाता है। कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पे TPP कोफैक्टर जो है वो यहाँ पर हेल्प कर रहा है। ठीक है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। और ये जो है ये क्या करेगा, TPP ही जो है इस पाइरुवेट से बाइंड कर जाएगा। और ये जो बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। हाइड्रोक्सी इथाइल क्यों बोला है, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH और इथाइल मतलब होता है मिथाइल, इथाइल प्रोपाइल, यानी कि 2 कार्बन। तो 1 2, तो 2 कार्बन और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH है, इसलिए इसको बोला गया है हाइड्रोक्सी इथाइल TPP, क्योंकि TPP से बाइंड हो गया हाइड्रोक्सी इथाइल, राइट। सो ये बन गया आपका हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। अब ये CO2 निकल गया, बट और ये जो पाइरुवेट के जो 2 कार्बन थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये देखिए पहले तो था ये CO, बट अब ये क्या है, OH हो गया है। ठीक है, कीटोन से और OH हो गया। अब फर्दर जब ये जाएगा आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप कराएगा E2। E2 का क्या काम है, E2 कराएगा कैटलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू COA। ठीक है। तो और इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें कोफैक्टर है लाइपोएट एंड कोएंजाइम ए। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका ऑक्सीडाइज लाइपोइल लाइसिन। ठीक है। अभी जो ऑक्सीडाइज लाइपोलाइसिन है ये क्या करेगा, इसके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SS है, इनके बीच में बॉन्ड भी बना हुआ है डाइसल्फाइड। ठीक है। तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इसको ब्रेक किया जाएगा और इसको ब्रेक करके यहाँ पे क्या है, इसके एक सल्फर पर ये जो TPP है ये इसको ट्रांसफर कर देगा, किसको, हाइड्रोक्सी इथाइल को यहाँ पे इसने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इन्होंने जो बॉन्ड है इसको ब्रेक हुआ और उसके जगह पर ये आकर के यहाँ पे बाइंड हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज फॉर्म था इसका, ठीक है, तो उसको वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या है यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन भी आ जाती है, तो ये आपका यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया है। इसके रिड्यूस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये आ जाएगा आपका एसिटाइल कोए, ओ सॉरी, नॉट एसिटाइल कोए, दिस इज कोएंजाइम ए। अब कोएंजाइम ए जो है वो क्या करेगा, अब ये जो सल्फर है वो यहाँ पर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लाइपोलाइसिन, तो ये जो है ये इस ग्रुप को ट्रांसफर कर देगी और किस पे, इस कोएंजाइम ए से। तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से आपका क्या बन गया, एसिटाइल कोए यहाँ पर आपका प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। तो ये इसका फंक्शन था E2 का फंक्शन क्या था, कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू कोई। तो ये जो एसिटाइल ग्रुप था, ठीक है, अब ये देखिए पहले यहाँ पे OH था, फिर यहाँ पे CO, दोबारा से CO हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर CO हो गया, फिर ये इसको ट्रांसफर कर दिया। अब क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि जैसे ही ये ट्रांसफर तो हुआ, बट ये जो ऑक्सीडाइज लाइपोइलाइसिन था ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूस कैसे हो गया, देखिए SH हो गया दोनों। ठीक है। अब ये जो रिड्यूस फॉर्म है, तो एंजाइम तो हमने पढ़ा है कि एंजाइम पार्टिसिपेट तो करते हैं बट एंजाइम में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे तो एंजाइम में चेंज आ गया, तो इस चेंज को क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा। अब इस चेंज को अंडू करने के लिए, ताकि इसको दोबारा से उसी फॉर्म में लाया जा सके एंजाइम को, वहां पर जो वर्क आएगा वो किसका आएगा, वहां पर वर्क आएगा डाहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज का। अब ये जो डाहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज है ये क्या करेगा, ये जो आपका रिड्यूस्ड हो गया है इसको क्या करेगा, दोबारा से ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ H+ भी निकलते हैं, राइट। तो उसको क्या करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे यूज करेगा 2 कोफैक्टर का FAD और NAD। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो FAD को ट्रांसफर किए जाएंगे। अब ये जो FAD ने जो इलेक्ट्रॉन, FAD को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, FADH2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो FADH2 बना है,
अब इसने क्या करा, इसने इसको, ये जो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ले लिया, किसने ले लिया, एफएडी ने, और वो हो गया है FADH2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये रिड्यूस्ड हो गए। ठीक है, और जब ये खुद रिड्यूस होंगे तो इसको क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ये वापस से क्या हो गया, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और हाइड्रोजन निकल गया। अब ये जो FADH2 है, अब इसको भी तो वापस से रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पार्ट है इस एंजाइम का। तो इसको रिकवर करने के लिए क्या है, फिर यहाँ पे NAD प्लस आएगा, और NAD प्लस क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन FADH के पास है उनको ले लेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। जब वो खुद रिड्यूस होगा तो बनेगा NADH प्लस H प्लस। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि पाइरुवेट से सबसे पहले CO2 निकला, फिर ये जो दो कार्बन कंपाउंड था ये जाकर के बाइंड कर गया कोएंजाइम ए के साथ, और लास्ट में यहाँ पर एक NAD प्लस जो है वो NADH में कन्वर्ट हो गया। तो ये FAD वगैरह सब जो है वापस से अपनी फॉर्म में आ गए, पूरा जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, ताकि वो नेक्स्ट साइकिल को रिपीट कर सके। ठीक है, सब अपनी अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट यहाँ से हमें जो मिले हैं, उसमें एक एसिटाइल कोई है और दूसरा ये NADH है। अब ये जो NADH क्रिएट हुआ है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसी को यहाँ पे स्टेप वाइज दोबारा से चीजों को आपको बताया गया है। तो सबसे पहला स्टेप था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट, जिसमें CO2 निकल गई थी, राइट। फिर सेकंड स्टेप आया, सेकंड स्टेप में ये जो आपका TPP है, और ये अपना क्या है दोबारा से, ये जो लाइपोसिल, ये जो हमारा है लिपोइलाइसिन, उसके साथ जो है उसको रिड्यूस कर देगा और उस पर ट्रांसफर कर देगा। तो वही सारे स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, फिर ट्रांसस्टिफिकेशन आप इनको रीड कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है वही स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है। और लास्ट स्टेप है रीजनरेशन ऑफ FAD। चलिए, सो अब क्या है, अल्टीमेटली जो हमारा पाइरुवेट था वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया है। बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसमें, TCA साइकिल में एंट्री के लिए। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेप है TCA साइकिल में एंट्री के लिए, तो और ये क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है। अब एसिटाइल कोए से वापस पाइरुवेट नहीं बन सकता मैमल्स में। ठीक है, तो जो हम हैं ह्यूमंस वगैरह, हमारे में एसिटाइल कोए वापस से पाइरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, कि इसके लिए इसको बाईपास करना पड़ेगा और दूसरे वे से उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, बट बाकी जो है कुछ कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह। तो ये जो स्टेप है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जो एसिटाइल को ये बन गया हमारे अंदर, तो उसको जो है अब TCA में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, ये जो स्टेप है इसको रेगुलेशन यहाँ पे होगा। तो ये रेगुलेशन कैसे होता है, तो उसी को अब हमें देखना है। तो ये जो रेगुलेशन है ये दो तरीके से हो सकता है, एक है एलोस्टेरिक और दूसरा है कोवलेंट। तो सबसे पहले एलोस्टेरिक देखते हैं। तो एलोस्टेरिक में कैसे होगा, तो ये जो हमारा एंजाइम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, तो इसकी जो एलोस्टेरिक साइट है वहां पे इसका रेगुलेशन है। तो सबसे पहले जो इसका E2 एंजाइम है, ठीक है, E2 एंजाइम क्या कर रहा था, ये आपका ट्रांसफर कर रहा था कोए। ठीक है, तो एसिटाइल कोए बन रहा था वहां पर। ठीक है, तो वो E2 का काम है, तो E2 बनाता है एसिटाइल कोए। तो E2 जो एसिटाइल कोए बना रहा है, तो उसका एक्टिवेटर कौन है, कोए, यानी कि कोए की अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो क्या है, वो प्रमोट करेगा, वो एक्टिवेट करेगा E2 को, कि वो जो है इस कोए को किससे बाइंड कराए, पाइरुवेट से बाइंड कराए। ठीक है, तो ये एक्टिवेटर है। और इनिबिटर कौन है, इनिबिटर है एसिटाइल कोए, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट है E2 का, वो ही अपनी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनिबिट, एक तरीके से प्रोडक्ट इनिबिशन है। सो एसिटाइल कोए क्या, अगर एसिटाइल कोए की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, दैट मीन सफिशिएंट अमाउंट में एसिटाइल कोए अवेलेबल है। अब क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में एसिटाइल कोए ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको फर्दर जो है बनाने की जरूरत नहीं है एसिटाइल कोए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा E2 को। तो दैट मीन्स आप समझ रहे हैं कि रेगुलेशन उसी तरीके से होगा कि जब जरूरत है तो स्विच ऑन, और जब जरूरत नहीं है तो स्विच ऑफ हो जाए। इसी तरीके से डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, अब ये जो ये डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज है, इसका काम क्या था, ये NAD प्लस से NADH बना रहा था, राइट। सो NADH, अब क्योंकि NAD प्लस से NADH बना रहा था, तो NAD प्लस जो है वो इसका एक्टिवेटर है। तो अगर सराउंडिंग में NAD प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो उसका मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और इसको रिड्यूस कौन कराएगा, वो कराएगा डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। एक बार जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बनेगा, NADH। अगर NADH की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब फर्दर NADH बनाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल हो रही है सेल की, तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो इसी तरीके से होता है। तो एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि इनका जो रेशो है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कैसे होगा रेशो, तो देखिए एलोस्टेरिक इनिबिशन कब होगा, एलोस्टेरिक इनिबिशन जब NADH और NAD प्लस या एसिटाइल कोए एंड कोए का रेशो क्या होगा, हाई। अगर ये इनका रेशो हाई है, हाई मतलब अगर NADH ज्यादा है तभी तो इसका रेशो हाई होगा। अगर ऊपर की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि 4/2, तभी तो आएगा 2। लेकिन अगर 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो ये क्या है, रिड्यूस होगा, ये 2 है। तो दैट मीन जब ऊपर की वैल्यू ज्यादा होती है तो ज्यादा आंसर आता है, ऊपर की वैल्यू कम होती है तो डेसिमल में चला जाएगा। तो एलोस्टेरिक इनिबिशन तब होगा जब ये जो रेशो है ये हाई होगा। हाई मतलब NADH ज्यादा है। जब NADH ऑलरेडी ज्यादा है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है।
सिमिलरली एसिटाइल कोए ज्यादा है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। एक्टिवेशन कब होगा? जब ये रेशो लो होगा। लो कब होगा? जब NADH की वैल्यू कम होगी और NAD प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी। एसिटाइल कोए की वैल्यू कम होगी और कोए की वैल्यू ज्यादा होगी। तो उस कंसंट्रेशन पे ये जो है इसको एक्टिवेट करेंगे। लास्ट है आपका कोवलेंट मॉडिफिकेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन, अब ये जो है ये ना E2 का होता है ना E3 का होता है। अभी हमारा E1 रह गया है, तो E1 क्या कराता है? डी कार्बोक्सिलेशन, वो CO2 हटाता है, राइट। सो जो हमारा है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, तो ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है, यहाँ पर इसका एक्टिवेशन किससे होता है? डी फॉस्फोराइलेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन में क्या है कि इस एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन होता है या डीफॉस्फोराइलेशन होता है। जब इस एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, कहां पर होगा फॉस्फोराइलेशन? जो इसकी एक्टिव साइट है वहां पर इसका फॉस्फोराइलेशन। जब इसकी एक्टिव साइट में फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो ये जो है कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, राइट। सो इसका इनहिबिशन होता है जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। और वो कब होता है? जब काइनेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। काइनेज की एक्टिविटी कब बढ़ जाती है? जब एटीपी ज्यादा होता है। यानी कि अगर सराउंडिंग में एटीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो काइनेज एक्टिव होगा। ये काइनेज एक्टिव होगा तो ये क्या है, इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये E1 को की जो साइट है उस पर फॉस्फोराइलेशन कर देगा, जिससे वो इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। और जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये नहीं कर पाएगा। एटीपी अगर कम है सराउंडिंग में, एटीपी कम तो काइनेज की एक्टिविटी कम, काइनेज की एक्टिविटी कम तो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज वर्क करता रहेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से है। और इसका जो इनहिबिटर है वो है आर्सेनाइट एंड मर्करी आयन। ये क्या करते हैं? ये इस E1 को जो है इनहिबिट कर देते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? मर्करी का आयन वगैरह क्या है? ये हमारे लिए टॉक्सिक है। तो हमें थोड़ा मर्करी आयन से दूर ही रहना चाहिए, राइट। तो ये तो हमने देख लिया रेगुलेशन। तो सबसे पहले हमने देखा कि पायरुवेट की एंट्री होनी थी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। पायरुवेट की मैं जो एंट्री कराई थी वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू हुई, बट एंट्री होने के बाद भी अगर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाना है तो सबसे पहले एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना होगा, क्योंकि तभी एंट्री हो सकती है टीसी साइकिल में। ठीक है, साइकिल मतलब कि वो चलती रहती है कंटिन्यूसली। और अब क्योंकि टी हमारा एसिटाइल कोए बन चुका है तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सिट्रिक एसिड साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल को आप क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्रैब साइकिल साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। तो देखते हैं कि किस तरीके से साइकिल रन करती है। तो ये है आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल। अभी जो सिट्रिक एसिड साइकिल है स्टार्टिंग पॉइंट वही है हमारा क्या? एसिटाइल कोए। अब एसिटाइल कोए का क्या है यहाँ पर? सबसे पहले क्या है, इसका कंडेंसेशन होना है। और कंडेंसेशन से क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल इसके लिए रिक्वायर्ड है हाइड्रोलिसिस, और ये COSH अलग हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कंडेंसेशन है तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्वाइन हो होंगे, तो वो दो मॉलिक्यूल कौन है? यहाँ तो एसिटाइल कोए दिख रहा है। दूसरा मॉलिक्यूल है ये ऑक्सैलो एसीटेट। अब क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट कंटिन्यूसली मतलब साइकिल चल रही है तो वापस से रीजनरेट होता है, तो इसलिए क्या है साइक्लिक फॉर्म है। तो ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए इनका कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन से ये जो कोएंजाइम ही है बस इसका रोल यहीं तक ही था, और अब इसको आपको बाय बाय कह देना है। तो ये भाई साहब जो है सिर्फ पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बनाने के लिए ही आए थे। इनका रोल खत्म हो गया है और ये बाहर चले जाएंगे। और ऐसे इसके रिमूव होने से क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए के बाइंड होने से जो बनता है दैट इज सीट्रेट। अब सीट्रेट जो है आप देख सकते हैं कि जो सीट्रेट जो पहला मॉलिक्यूल है इसके पास कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? 3। COH इसीलिए इसको बोला गया है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, राइट। अभी जो आपका ये सीट्रेट है, सीट्रेट से फिर अगेन क्या है यहाँ पर इसका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, इसका मतलब डिहाइड्रेशन होगा। और उसके बाद इसका बीच में रिहाइड्रेशन भी कराया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले डिहाइड्रेशन होना है। डिहाइड्रेशन होने से जो है यहाँ पे जो OH ग्रुप था वो हटता है। फिर दोबारा से हाइड्रेशन करते हैं, फिर ये OH ग्रुप दोबारा से ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो एक बार हटाना है और एक बार दोबारा से लगा देना है, यही यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने यहाँ पे कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पर हो गए थे, ठीक है। ऑक्सैलो, क्योंकि जो ऑक्सैलो एसीटेट था यहाँ पे 4 कार्बन थे, और एसिटाइल कोए में से 2 कार्बन थे, तो टोटल कितने हो गए थे? यहाँ पर 6 कार्बन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके 6 कार्बन है। तो उस केस में जो OH ग्रुप, पहले देखिए OH ग्रुप कहाँ था? ये फर्स्ट 2 3 अगर आप कंसिडर करें तो थर्ड कार्बन पर था। बट अब ये यहाँ पे देखिए हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के बाद ये कहाँ पर आ गया है? ये आ गया है फर्स्ट और सेकंड। तो एक तरीके से ये क्या है, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप आ गया है। ये थर्ड, ये 4, ये 5 6, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है कि OH ग्रुप की पोजीशन चेंज करने के लिए हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन हुआ है, सिर्फ OH ग्रुप की पोजीशन को चेंज करने के लिए। जब OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है उसके बाद जो है क्या होता है? उसके बाद होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या है, CO2 जो है ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो पहली CO2 यहाँ पर रिलीज होती है, उसके बाद फिर आगे फर्दर स्टेप में फिर अगेन दोबारा CO2 रिलीज होगी। फिर यहाँ पे GDP से GTP बनेगा, फिर FADH2 बनेगा यहाँ पर।
तो और लास्ट में फिर फ्यूमरेट से मैलेट एंड देन दोबारा से ऑक्सैलोएसिलेट। एक एक करके एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे, तो अभी इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेट रिजल्ट हमें क्या मिलेगा इस टीसीए के कंप्लीट होने के बाद। तो नेट रिजल्ट जो है इस टीसीए साइकिल का वो ये है कि ये जो हमारा एक जो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे जो हमने इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि पाइरुवेट से क्या आया था, पाइरुवेट से तो एसिटाइल ग्रुप आया था, ठीक है। और एसिटाइल ग्रुप किससे बाइंड हो गया था, कोएंजाइम ए से। तो जो ईच एसिटाइल ग्रुप जो यहाँ पे एंटर करेगा हमारा टीसीए साइकिल में, उससे आपको मिलते हैं दो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। पहला वाला तो हमें पाइरुवेट से जब हमने क्या बनाया था, एसिटाइल कोए वहां पे रिलीज हो गया था, और दो CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। और एसिटाइल कोए कितने कार्बन लेके आया था, दो ही कार्बन लेकर के आया था इस साइकिल के अंदर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि दो कार्बन आए थे, और यहाँ पे दो कार्बन से दो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। बट जरूरी है क्या यही कार्बन इन्हीं कार्बन से CO2 निकला है, किसी और कार्बन से CO2 निकला है? तो अगर आप ध्यान से देखें इस पूरी साइकिल में, तो ये है एसिटाइल कोए के कार्बन, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2, ठीक है। यहाँ पर भी वो दो कार्बन एज इट इज है, यहाँ पर भी वो दो कार्बन एज इट इज है, यहाँ पर भी वो दो कार्बन एज इट इज है, यहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पे CO2 निकल जाए, लेकिन जो हमारे एसिटाइल कोए के जो कार्बन आए थे वो अभी भी एज इट इज है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और CO2 निकला, लेकिन फिर भी ये कार्बन हमारे एज इट इज है। उसके बाद जब ये नेक्स्ट आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, तो उसके बाद ये क्या है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाता है। अब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में ये बताना जो है थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि हमारा वाला कार्बन कहाँ पर है, ठीक है। वो हमारा वाला कार्बन ऊपर है या नीचे है, किस पोजीशन पे है, वो बताना मुश्किल हो जाता है। बट इस स्टेप तक जो है हमारे कार्बन पूरे सेफ है, उनको नहीं निकाला गया है। बट आप ये कह सकते हैं कि जब ये साइकिल दोबारा रन करेगी, तो उसमें तो मतलब पहली साइकिल जब रन करती है तो हमारे एसिटाइल कोए के कार्बन जो है वो सेफ है, बट जब दोबारा साइकिल रन करेगी तो उस टाइम पर वो जो कार्बन है CO2 की फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट साइकिल में CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो ऐसे हमारे एसिटाइल कोए के नहीं है, ठीक है। वो जो पुराना वाला एसिटाइल कोए आया होगा ना, उसके कार्बन है। तो लोकेशन क्या है, लोकेशन मैंने आपको बता दिया। यूकैरियोट्स में टीसी साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, बट प्रोकैरियोट्स में तो होता ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो वहां पर कहाँ पर होगी, वहां पर होगी वो साइटोसोल के अंदर। तो वहां पे साइटोसोल में ही सब कुछ हो रहा है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सारे स्टेप्स को, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मैंने आपको बताया किस किस का हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट का एंड किसका, एसिटाइल कोए का, ठीक है। तो ये आपने देखा ये ऑक्सैलो एसीटेट है, ये हमारा एसिटाइल कोए है। तो एक्सोल एसीटेट के पास कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। इसके पास कितने कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन है। यहाँ से हमारा कोई ऐसा हट जाएगा, ठीक है। इसी को बोला गया क्लेजिन कंडेंसेशन, ओके। और यहाँ पर फिर हमारा 6 कार्बन जो है सीट्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो रिएक्शन यहाँ पे भी आपको शो की गई है, इसके लिए क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस कर देगा और ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सीट्रेट सिंथेस एंजाइम यहाँ पर इसको बोलेंगे। और ये कैसा स्टेप है, ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है इस साइकिल का। चलिए तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर बनाना है, राइट, तभी तो होगा आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन के लिए जो एंजाइम है दैट इज एकोनिटेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा पीछे सीट्रेट बना है, सीट्रेट को हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें, आइसो सीट्रेट। तो आइसो का मतलब क्या होता है, टू, हमारे नर्सरी में बताया था, राइट। तो जैसे आपका ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एसिटाइल कोए हो गया, और यहाँ से बना था हमारा सीट्रेट। अब इस सीट्रेट का क्या हो रहा है, यहाँ पर हम इसका आइसोमराइजेशन करना है, बट ये दो स्टेप में होता है, ठीक है। तो एक स्टेप में पहले इसका जो है डिहाइड्रेशन होता है, फिर उसका हाइड्रेशन कराया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप सिर्फ इसका डिहाइड्रेशन स्टेप देख रहे हैं, बाकी मैं पूरा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये है आपका सीट्रेट, ठीक है। अब सीट्रेट में क्या है कि ये यहाँ पर H है और ये जो OH है सबसे पहले यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या है, H2 यहाँ से निकल गया, और इसी को क्या बोला गया है, डिहाइड्रेशन। किसने कराया, अकोनिटेज ने। दोनों स्टेप अकोनिटेज कराता है, ठीक है। तो यहाँ से जो बना बीच में एक इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट का नाम है सिस अकोनिटेट, ठीक है। अब ये 6 अकोनिटेट है, इसको दोबारा से अकोनिटेज, तो नाम जो अकोनिटेज है वो इस सिस अकोनिटेट इंटरमीडिएट के नाम पे है, ठीक है। अब ये फर्दर दोबारा से क्या करेगा, इसका हाइड्रेशन कराएगा। अब हाइड्रेशन से क्या है, अब देखिए जो OH पहले यहाँ पर प्रेजेंट था, अब वो OH कहाँ पर आ गया, वो यहाँ। तो ये क्या हुआ है, आइसोमराइजेशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन में यहाँ पे क्या है, हमारा सीट्रेट से बना आइसो सीट्रेट। आइसो का मतलब होता है सेकंड कार्बन, ठीक है। तो जो पहले वहां पर था उसकी पोजीशन चेंज हो गई है और वो यहाँ पर आ चुका है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एंजाइम के नाम से ही इनकी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है कि वो किस स्टेप को कैटलाइज कर रहे हैं, वो किस तरीके से कैटलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी इसमें मैंने एक स्लाइड डाली है जिसमें आपको बताऊंगा कि किस एंजाइम का क्या नाम है, तो उससे आपका क्या मीनिंग उससे बनता है।
इस स्टेप का एक इनहिबिटर है और उस इनहिबिटर का नाम है फ्लूरोएसीटेट। ठीक है, अभी जो फ्लूरोएसीटेट है इसको पेस्टिसाइड वगैरह में यूज किया जाता है और ये क्या करता है, इस स्टेप को रोक देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो फ्लूरोसीट्रेट बनेगा ये क्या है, पोटेंट इनहिबिटर है अपोनिटेज का, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनहिबिटर से, इसलिए मैं सारे इनहिबिटर आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, बाकी इन इनहिबिटर्स की एक टेबल बना लीजिएगा ताकि वो आपको हेल्प कर सके एग्जाम में। तो ये जो इनहिबिटर्स होते हैं इनको एक नोटबुक में एक पेज बना लीजिए और उसमें जितने भी इनहिबिटर्स वगैरह आ रहे हैं जिस साइकिल के जिस स्टेप के उनको लिखते चलिए। ठीक है, और को फैक्टर्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखिए कि को फैक्टर कहाँ पर यूज हो रहा है। नाउ अब ये है हमारा स्टेप 3। तो पहले हमने देखा, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, एसिटाइल कोए का कंडेंसेशन हुआ ऑक्सैलो एसीटेट से, इसी तरीके से याद होंगी चीजें। ठीक है, और कंडेंसेशन से बना सीट्रेट, सीट्रेट का फिर आइसोमराइजेशन करके क्या बनाया, आइसोसीट्रेट। अब आइसोसीट्रेट के बाद अब आइसोमराइजेशन हो चुका है, अब हमारा क्या है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। अब ये फर्स्ट स्टेप है जहां पे CO2 निकाली जाएगी। अब क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, CO2 को रिमूव करना, राइट। तो CO2 यहाँ से निकाली जाएगी, ऑक्सीडेटिव है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा। सो अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा आइसोसीटेट बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, अब जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इसको कौन करवाएगा, इसको कराएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है। तो ऑक्सीडेशन वाला जो एंजाइम है उसके नाम मैंने बताए थे, उनको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेज। जहां भी आपको मिलेगा इसका मतलब है कि वो उसका क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो ये किसका करा रहा है, आइसोसीट्रेट का। तो ये आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं इसकी। तो यहाँ पर है आपका आइसोसीट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 यहाँ पे रिमूव हो गया और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहाँ पे NADH भी बनेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसको अभी शो करते हैं आपको, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में दिखाई देगा। सो ये है आपका आइसोसीट्रेट। आइसोसीट्रेट का ये जो CO2 है ये रिमूव होता है। ठीक है, सो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो अभी आपने देखा कि इससे पहले स्टेप में क्या था, इससे पहले स्टेप में ये था कि ये जो OH ग्रुप है वो यहाँ पर प्रेजेंट था। ठीक है, सीट्रेट में। तो सीट्रेट में क्योंकि वो यहां पर था इस कार्बन पे, तो इस वाले CO2 को निकालना पॉसिबल नहीं था, बल्कि यहाँ पर भी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बट ये जो OH पहले यहाँ पर प्रेजेंट था, कहाँ पर, इसके साथ में जो जिसको हमें रिमूव कराना है, तो उसकी वजह से ये नहीं निकल पा रहा था, राइट। उसको निकालने के लिए क्या किया गया, उसको शिफ्ट किया गया है। तो ये जो आइसोसीट्रेट बना है आइसोमरेशन रिएक्शन में, वो इसको इसलिए कराया गया ताकि OH इस कार्बन पे आ जाए, सेकंड कार्बन पे, ताकि इसको निकाला जा सके। अब क्योंकि OH यहाँ पर आ गया तो इसको निकाल देंगे। तो अब ये यहाँ से रिमूव होगा, इसके लिए आइसोसीटेट डिहाइड्रोजनेज होगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, उनको कौन ले लेगा, उनको NAD भी ले सकता है और उनको NADP भी ले सकता है। ठीक है, दोनों ले सकते हैं। तो NAD लेगा तो NADH बनेगा और NADP लेगा तो NADPH बनेगा, राइट। और एक H प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलीज हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि H प्लस भी रिलीज हो रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, राइट। नाउ इसके बाद जो है ये आपका क्या हुआ, आइसोसीट्रेट यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में है आपका ये जो आपका यहाँ पे बना है ऑक्सैलो सक्सीनेट, यहाँ पे बना है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सैलो सक्सीनेट यहाँ पे बना है, इससे क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाने में 2-3 स्टेप है, तो यहाँ पे आपको पूरा जूम करके दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पर ये रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से रिमूव हो रहा है, सबसे पहले ये आपका एसोसिएटेड डिहाइड्रोजनेज ने ये वर्क करा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका डाइवेलेंट आयन है। तो डाइवेलेंट आयन जो क्या करेगा, इसके चार्ज को यहाँ पर बैलेंस करेगा, सपोर्ट करेगा। और ये देखिए CO जो ग्रुप है यहाँ पर, ये इसकी हेल्प करेगा अब किसमें, इस CO2 को रिमूव कराने के लिए। क्योंकि जो हमने पीछे फर्स्ट जो हमारा पार्ट था रेस्पिरेशन में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, ये हेल्प करता है बॉन्ड ब्रेक करने में, राइट। तो ये जो है सबसे पहले ऑक्सीडेशन करा के यहाँ पे CO ही बनाया गया है। तो ये जो हमारा OH था, ठीक है, OH को क्या कराया यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये H प्लस भी यहाँ से निकलेगा, राइट। अब ये जो H है और ये जो H है यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन होने पे क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इससे CO बन गया, इसी की जरूरत थी क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये जो बन गया है, अब इसकी वजह से क्या करेगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन, तो ये पूरा जो CO2 है यहाँ से रिमूव हो गया। ये सब होता है किससे, ये सब होता है आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये हमने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस तरीके से CO2 का रिमूव हो रहा है उसी सेम फिनोमिना के थ्रू, राइट। अब CO2 यहाँ से रिमूव हो गया, CO2 के जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर फर्दर से इसको हमें ये जो Mn2 प्लस है अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए फर्दर यहाँ पे ये आपका जब हटेगा तो यहाँ पे ये CO आपका एज इट इज रह गया है, ये भी आपका एज इट इज है।
बस यहाँ से जो है CO2 ग्रुप यहाँ से हट गया और इसकी जगह पे क्या आ गया है, H+ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सो H+ जो यहाँ पे रिलीज हुआ था वो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाएगा, और इसी के बाइंड होने से जो है, तो इसमें कोई भी H+ आयन पूरी प्रोसेस में आपका रिलीज नहीं हुआ, जो आपका निकला था वो एज इट इज वहां पे यूज हो गया। और लास्ट में जो बना दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में देखेंगे तो सबसे पहले ये था यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक, तो इसमें 3 थे, COO-CO-, बट अब कितने हैं, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही रह गए हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अब देखते हैं फर्दर स्टेप्स में क्या होता है इसके बाद। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जो है ये भी आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब अब सेकंड CO2 निकालने का समय यहाँ पे आ चुका है, तो सेकंड CO2 भी यहाँ से निकाली जाएगी। अब जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाएगा किसमें, सक्सिनाइल कोए। तो दोबारा से अगर आप रिवाइज करें तो क्या हुआ, सबसे पहले एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसीटेट से बाइंड किया, ठीक है, और उसके बाद उसने बनाया सीट्रेट। सीट्रेट बनने के बाद जो है उसमें OH ग्रुप की पोजीशन चेंज की गई तो आइसोसीट्रेट बना। आइसोसीट्रेट के बाद क्या हुआ, उसने पहला CO2 निकाला और उसके बाद बना अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनने के बाद अब ये दोबारा से CO2 यहाँ से रिमूव हो रही है और ये बन जाएगा सक्सिनाइल कोए। अब देखिए कोए दोबारा से आ गया, ठीक है, सबसे पहले तो एसिटाइल कोए में आया था, ठीक है, यानी कि जो पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बनाया था तो वहां पे कोए कोएंजाइम की जरूरत पड़ी थी। अब यहाँ पे सक्सिनाइल कोए से भी दोबारा से आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो कोएंजाइम ये है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस रिएक्शन में, जहां पर आपको डीकार्बोक्सिलेशन कराना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आप कहेंगे आप कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो अभी आपने देखा कि जब हमने एसिटाइल को ये पहली बार बाइंड कराया था तो किसने किया था, तो पहली बार जो बाइंड कराया था एसिटाइल को, मतलब जो कोएंजाइम है वो किसमें हुआ था, पाइरुवेट से। तो पाइरुवेट से CO2 निकली थी और कोएंजाइम है उससे बाइंड किया था, किसने कराया, पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, राइट। और सेम यहाँ पर उसी तरीके का एंजाइम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये भी CO2 निकालेगा और CO2 भी निकालेगा, जैसे वहां पे NAD+ बनी थी यहाँ पे भी NAD+ बनेगी, और इसके साथ साथ यहाँ पे एसिटाइल मतलब कोएंजाइम ए जो है उसको भी बाइंड कराएगा। क्लियर हो गया, तो ये उसी मतलब ये जो एंजाइम है बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स करता है। ठीक है, तो चीजों को समझेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक ही टाइप की रिएक्शन को किस तरीके से सिमिलर एंजाइम करा रहे हैं। और ये देखा गया है कि मतलब ऐसा हम मान रहे हैं कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन जो है उस जीन की 2 कॉपी बनी, कुछ म्यूटेशन आए उस कॉपी में, और म्यूटेशन आने के बाद जो है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो डाइवर्जिंग टाइप का एवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है। और तो आप देख सकते हैं आइसोसीट्रेट बना था, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और फिर यहाँ पे बन जाएगा सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए बनाने के लिए कोए की जरूरत पड़ेगी, और वही जो बाइंड कराएगा वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि आइडेंटिकल है किसके, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के, तो सेम टाइप की रिएक्शन होती है, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और यहाँ से ये आप देख सकते हैं कोएंजाइम ये दोबारा से आ गया, NAD+ बन जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी, वो ये वाली CO2 है, ठीक है। और इसके रिमूव होने से यहाँ पे क्या है, ये कोएंजाइम ए यहाँ पे बाइंड कर जाएगा और ये आपका बन गया सक्सिनाइल कोए। तो सेम रिएक्शन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो है 3 टाइप की जो रिएक्शंस हैं इसमें सब जगह एक ही टाइप का जो एंजाइम है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पाइरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोए। यहाँ पर जो है CO2 रिमूव होती है, को एंजाइम ए यहाँ पे बाइंड करता है और NADH बनता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए बन रहा है, सेम टाइप की रिएक्शन, CO2 निकली और NADH बना। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जहाँ हो रहा है वहां पे जरूरत पड़ रही है इसकी, और जहाँ पे कोएंजाइम ए भी बाइंड करे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन में हेल्प कर रहा है। दूसरा एक है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोल्यूसिन, ठीक है, तो आइसोल्यूसिन का भी ऑक्सीडेशन है और उससे क्या बनेगा, अल्फा मिथाइल ब्यूटाइरिल को ए, ठीक है, इसमें भी सेम टाइप की रिएक्शन, CO2 निकलती है, NADH बनता है, और यहाँ पर भी इसी टाइप का एंजाइम यूज होता है। तो दैट मीन्स कि ये जो आपका रिएक्शन हो रही है जहाँ पे कोएंजाइम ए बाइंड करता है, CO2 निकलता है, NADH प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब वहां पे इसी टाइप के एंजाइम यूज होते हैं। क्लियर, चलिए। तो आपने देखा 2 CO2 अभी तक हमारे रिमूव हो चुकी हैं, 2 CO2 एसिटाइल कोए से आई थी, बट जैसा मैंने आपको बताया था कि एसिटाइल कोए की CO2 नहीं है, वो पिछले वाले एसिटाइल कोए की हो सकती हैं, पॉसिबली हो सकती है, ठीक है। और तो नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 5। अब पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल में सब जगह NADH बनता है, बट
बस ये एक स्टेप है जहां पर होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो ग्लाइकोलिसिस में तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दो जगह पर हो रहा था, बट सिट्रिक एसिड साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सिर्फ एक ही स्टेप में होता है, वो है ये स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो इसको देखते हैं इस स्टेप में क्या होगा। तो यहाँ पर जो सक्सिनाइल कोए है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में, और सक्सिनेट में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज या सक्सिनिक थायोकाइनेज, दोनों नाम इसके हैं। अब इसे सिंथेटेज भी बोला गया है, थायोकाइनेज भी बोला गया, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ये आया हमारा सक्सिनाइल कोए। अब जो सक्सिनाइल कोए आया है इससे जो है यहाँ पर एक तो कोएंजाइम ए का रोल अब यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो जैसे देखा था एसिटाइल कोए में भी जो है एक ही स्टेप तक रहा, उसके साथ ऑक्सैलो एसीटेट ने बाइंड किया और कोएंजाइम हट गया। यहाँ पर भी जो है बस कोएंजाइम का साथ सिर्फ एक ही स्टेप तक था, और उसके बाद ये जो है कोएंजाइम ए फिर से यहाँ से हट चुका है। ठीक है, और यहाँ पर बट इस स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जीडीपी से बन जाता है जीटीपी। तो दोनों का जो एनर्जी है ना वो अप्रोक्सीमेट सेम है, तो चाहे कहीं पे एटीपी बन जाता है कहीं पे जीडीपी बन जाता है, तो कुछ भी बन सकता है, बट दोनों से एनर्जी सेम ही मिलती है दोनों के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, सो ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन से समझ लेते हैं। ये आपका सक्सिनाइल कोए हो गया, सक्सिनाइल कोए से ये क्या हो गया, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज जीडीपी प्लस पीआई से बन गया जीटीपी, और ये आपका यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये जो स्टेप है जैसे मैं बताया एटीपी और जीटीपी दोनों बना सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। एनिमल सेल्स हैव टू आइसो एंजाइम ऑफ सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, एक एडीपी के लिए है और दूसरा जीटीपी के लिए है। ठीक है, तो दोनों आइसो एंजाइम होते हैं एनिमल्स में, ठीक है, जो कि इस स्टेप को करा सकते हैं, और एक एडीपी को ही कराता है, दूसरा जीडीपी को कराता है। अभी जो जीटीपी फॉर्म हुआ है ये जीटीपी क्या कर सकता है, ये अपने इस हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप को, फॉस्फाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा एडीपी को, और उससे एटीपी बन जाएगा। और इस रिएक्शन में जो एंजाइम है दैट इज न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया कि कहीं पे सिंथेज आ रहा है, कहीं पे सिंथेटेज आ रहा है, कहीं पे काइनेज आ रहा है, इनका मीनिंग क्या है, तो एक बार इनके मीनिंग को भी समझ लेते हैं, आगे आपको हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए सिंथेज की अगर हम बात करें, तो सिंथेसिस जो होते हैं इनका काम कंडेंसेशन का है, और सिंथेटेज का भी काम कंडेंसेशन का, बाकियों का भी है, बट पहले इन दोनों को कवर करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिंथेज की, तो सिंथेज में क्या है कि यहाँ पर कंडेंसेशन तो होगा, लेकिन इसे किसी भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि इसे किसी भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी जीटीपी इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट ये जो सिंथेटेज है, सिंथेटेज में अगर आपको कंडेंसेशन कराना है, जहां पर कंडेंसेशन के लिए एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है, जो कि उस एनर्जी को यूज करे, सो उस ऐसे एंजाइम को बोलते हैं सिंथेटेज। तो एक सिंथेज है बिना न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के कर लेता है, और एक सिंथेटेज है जिसे ये चाहिए, एटीपी वगैरह उसे चाहिए, तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जब उसे मिलेगा तब वो करेगा। दूसरा है लाइगेजेस। लाइगेजेस जो है कंडेंसेशन कराते हैं, ये भी क्या करते हैं, दो एटम को ज्वाइन कराते हैं, और किसका यूज करते हैं, एटीपी का। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि इनका काफी यूज है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। उसके बाद है लाइजेज। तो एक लाइगेज है एक लाइजेज है, लाइगेज का काम कंडेंसेशन का, लाइज का काम क्लीवेज का है, ये बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लीव ही करें, बट ये एडिशन भी करा सकते हैं। ठीक है, बट ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट कराते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर। फिर है काइनेज। काइनेज का आपको पता है सिंपल सा रोल है फॉस्फोराइलेशन का। ठीक है, ये क्या करेंगे, फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करेंगे। पीछे बहुत रिएक्शन देख लिए हम हेक्सोकाइनेज वगैरह इन सबकी, जहां पर क्या होता है कि ये जो आपके न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है एटीपी वगैरह, इनसे जो है लेकर के फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया जाता है उस मॉलिक्यूल को। अगर शुगर की बात करें तो उसमें हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज है। प्रोटीन की बात करें तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज है। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड पे करना है, ठीक है, तो उसमें क्या है, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। और इसके बाद मेटेलिक इंटरमीडिएट, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, जिसमें जैसे कि अभी हमने पीछे देख ही लिया है ऑक्सैलो एसीटेट, तो उसमें क्या है, फोस्फोनल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ये हम पीछे देख चुके हैं एंजाइम। फिर इसी तरीके से यहाँ पर था लाइसिस, और ये है फॉस्फोराइलेसिस। तो फॉस्फोराइलेसिस क्या कराएगा, ये फॉस्फोरोलाइसिस कराएगा। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो फॉस्फेट है वो अटैक करता है, और इसमें जो फॉस्फेट का जो अटैक है इसके लिए हमने एक एंजाइम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन से जब हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकालना था, तो उसमें जो यूज हुआ था दैट इज फॉस्फोराइलेसिस, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेसिस। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, वो उससे बन रहा था ग्लूकोज वन फॉस्फेट, वहां पे बन रहा था, राइट। फिर है लास्ट में फॉस्फेटेसिस। फॉस्फेटेसिस भी क्या है, ये डी फॉस्फोराइलेशन करते हैं,
ठीक है, तो जो काइनेज का काम है वो इसका रिवर्स काम है, ये यहाँ से हटा देते हैं फॉस्फेट ग्रुप को, राइट। सो ये कुछ नाम है और उनके फंक्शन जो कि आपको हेल्प करेंगे कि जहां पर भी इनका यूज होगा तो आपको थोड़ा क्लियरिटी रहेगी कि कहाँ पर सिंथेटेज और कहाँ पर सिंथेज है। चलिए, सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 6 और इस स्टेप में होता है ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो अभी लास्ट स्टेप में क्या बना है? सक्सीनेट बना है। अब सक्सीनेट से क्या बनेगा? फ्यूमरेट। ठीक है, तो सक्सीनेट से जो फ्यूमरेट बन रहा है यहाँ पर जो है FADH2 बनेगा। ठीक है, तो ये जो FADH2 है यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई ना कोई तो उसको लेगा। तो अभी तक जो ले रहा था उन इलेक्ट्रॉन्स को वो था NAD और प्लस, और बट यहाँ पे जो लेगा वो है FAD। ठीक है, और इसको जो एंजाइम कराएगा दैट इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बताया ना, ऑक्सीडेशन जहाँ भी होगा तो डिहाइड्रोजिनेज का नाम सबसे पहले आएगा, और वो जिसका कराएगा उसका उसके साथ आएगा। तो सक्सीनेट का हो रहा है तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सक्सिनाइल कुएं से बना था सक्सीनाइट, और सक्सीनेट के बाद अब ये बन रहा है फ्यूमरेट। तो फ्यूमरेट में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, और किसका हो रहा है? सक्सीनेट का हो रहा है, तो इसे इसका नाम सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये और ये जो दो अपोजिट साइड पे जो H है उनको यहाँ से रिमूव करा दिया जाएगा, और ये बन जाएगा फ्यूमरेट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सो इसका एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है दैट इज मेलोनेट। ठीक है, सो ये जो मेलोनेट है इस स्टेप को इनिबिट करता है। कैसे? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है? जब आपका जो इनिबिटर है वो एनालॉग हो किसका? सबस्ट्रेट का। ठीक है, यानी कि मेलोनेट जो है वो सक्सीनेट से मिलता है, और इसीलिए जो है वो उस एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाएगा, बट एंजाइम जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सो दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो जब वो एक सेम एक्टिव साइट के लिए फाइट करते हैं उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। तो एंजाइम में हमने कवर किया। देन नेक्स्ट है आपका स्टेप 7, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में क्या होगा? तो हाइड्रेशन में देखते हैं। हाइड्रेशन जो है, अब फ्यूमरेट जो हमारा बना था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैलेट में। ठीक है, मैलेट में हमें सिंपली हाइड्रेशन कराना है, तो जो डबल बॉन्ड बन गया था पीछे वाले स्टेप में उसको वापस से ब्रेक करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए जो एंजाइम है दैट इज फ्यूमरेज या फ्यूमरेट हाइड्रेटेज। ठीक है, तो आप देखिए, तो ये सक्सीनेट जो था सक्सीनेट से बना था फ्यूमरेट। तो जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बना था तो उसके 2H निकल गए थे, और उसके 2H निकलने से यहाँ पे क्या हुआ था? ये डबल बॉन्ड बन गया था। अब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया है इसको वापस से ब्रेक किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका देखिए, अब यहाँ पे OH ग्रुप भी नहीं था, राइट। तो उस OH ग्रुप को यहाँ पे ये OH आ गया, और ऊपर यहाँ पे एक हाइड्रोजन इससे बाइंड हो गई। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड को ब्रेक किया गया है। बाकी प्रॉपर्ली आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा फ्यूमरेट है। फ्यूमरेट में सबसे पहले ये OH नेगेटिव आया, तो यहाँ पे जो है फ्यूमरेज ने इसमें OH पहले बाइंड करा दिया। OH बाइंड होने के बाद फिर ये जो कार्बन आयन की बना है बीच में इंटरमीडिएट स्टेज में, ट्रांजिशन स्टेज, इसमें फिर से दोबारा से फिर H+ आयन यहाँ पे बाइंड करा है, और उसे क्या बन गया? एल मेलेट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है OH नेगेटिव और H+ मिलके H2O, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 8, और यहाँ पर फिर फर्दर एक ऑक्सीडेशन यहाँ पे होना है। अब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम कौन सा यूज होगा? डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो किसका होना है? मैलेट का होना है, तो इसलिए इस एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट रिकवर हो जाएगा, और ऑक्सैलो एसीटेट एक बार आ जाएगा तो दोबारा से फिर उसको यूज कर लेगा एसिटाइल को, और फिर से साइकिल दोबारा चलने लगेगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे OH बना, OH से अब यहाँ पे दोबारा से क्या बन जाएगा? CO ग्रुप रिक्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जो CO ग्रुप है ये आपको पता है बॉन्ड ब्रेक करने और बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट के बाद वो क्या है? कंडेंसेशन है। अब कंडेंसेशन एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट के बीच में होना है, तो कैसे होगा? तो बॉन्ड बनेगा तभी तो होगा ना। बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए? CO ग्रुप। ठीक है, तो ये हम पहले कवर कर चुके हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये CO ग्रुप, इसलिए इसको दोबारा से रीजनरेट कराया गया, इसको दोबारा से लाया गया। तो रिएक्शन आप देख ही सकते हैं, ये आपका एल्मेलेट है। एल्मेलेट यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये हाइड्रोजन चले जाएंगे, जब ये हाइड्रोजन जाएंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दोबारा से कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा, और इससे ये आपका कार्बोनिल ग्रुप दोबारा आ जाएगा, और NAD+ से क्या बन जाएगा? NADH, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो ये कैप्चर कर लेंगे। तो ये देखे आपने टोटल 8 स्टेप में होती है TCA साइकिल, और ग्लाइकोलिसिस हुई थी 10 स्टेप में, राइट। सो अब ओवरऑल जो रिएक्शन हुई है उसको एक बार समझते हैं। ठीक है, सो एसिटाइल कोए हमने दिया था। एसिटाइल कोए देने के बाद 3 जगहों पर NAD बना है। ठीक है, एक बार आपको इमेज शो कर देते हैं। तो सबसे पहले ये बना आइसोसीट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और
यहाँ पर जो है CO2 भी रिलीज हुआ और NADH भी बना था। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट से भी CO2 निकला और NADH भी बना। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन इसको बोला गया था, राइट। और इसके बाद जो है फिर यहाँ पर एक GTP-ATP बना, एक FADH2 यहाँ पर बना और एक NADH। तो 3 जगहों पर NADH बना। फिर लास्ट स्टेप अभी जो हमने देखा मैलेट से जो ऑक्सैलो एसीटेट बना था, वहां पर भी क्या हुआ है, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ और उसके लिए जो एंजाइम था दैट इज डिहाइड्रोजिनेज। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ने इसी स्टेप को कराया था। तो ओवरऑल जो है 1, 2 और 3 NADH यहाँ पे बने हैं। तो 3 NAD प्लस की रिक्वायरमेंट होगी अगर 3 NADH बनाने हैं, राइट। इसके अलावा एक FAD की जरूरत होगी क्योंकि एक FADH2 बना है, तो एक FAD भी यहाँ पे रख दिया। क्लियर। और NTP यहाँ पे इसलिए मेंशन है कि यहाँ पर जो है या तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये बताया जा रहा है। अब ये GTP भी हो सकता है और ATP भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको NTP लिख दिया गया है। प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी थी इसमें। और इसके क्या बना है, ठीक है, वो यहाँ पे एक्चुअली एरो आई थिंक मिस हो गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुआ। CO2 के साथ क्या हुआ, फिर 3 NADH बने, FADH2 बना और ये बना हमारा NTP, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। इसमें मिस्टेक ये है कि ये आपका NDP होगा, ना कि NTP, ठीक है। क्योंकि जब ये NTP है तब NDP है तब ये NTP में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये बन गया आपका मतलब GDP था तो GDP में कन्वर्ट हो गया, राइट। और एक वाटर मार्क। तो ये है आपका ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको दोबारा से करेक्ट करके प्रॉपर आपको नोट्स में डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा एरर है, ठीक है। एक बार ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा स्मॉल आपको दिख रहा होगा, बट इसको एक बार अच्छे से जो है इस इमेज को कर लीजिएगा, इसको थोड़ा और जूम करके नोट्स में डाल देंगे, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले एसिटाइल कोए, फिर सीट्रेट, यहाँ पे भी देख सकते हैं एसिटाइल कोए से बना सीट्रेट, ठीक है। सीट्रेट से आइसोसीट्रेट, आइसोसीट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप है एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए, उसके बाद ही याद रहेंगे। तो बट मेनली जो है गेट में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी जो आप यूज करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये हमें तो कवर करना ही पड़ेगा ये पूरा, तो ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो बट बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। तो एक बार आप इसको देख भी लेंगे तो भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मेन जो है क्वेश्चन गेट में वो रहते हैं बायो प्रोसेस से और इनसे, वो ही थोड़ा सेक्शन है उसमें। ओके, तो सिट्रिक एसिड साइकिल हमने कंप्लीट कर ली है और आपको पता है जब भी साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम बात करते हैं उसके रेगुलेशन की। तो अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। जैसे ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो 3 स्टेप पे रेगुलेट हो रही थी, वो 3 स्टेप थे उसके इरिवर्सिबल स्टेप, राइट। इसी तरीके से जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये भी रेगुलेट होगी ऐसे स्टेप पर जहां पर आपका सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और जिसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वो स्टेप कौन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट स्टेप है आपका कंडेंसेशन का, जो स्टेप नंबर 1 है सिट्रिक एसिड साइकिल का, ठीक है। इसमें क्या था, एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर के क्या बनाते हैं, सीट्रेट बनाते हैं, राइट। और सीट्रेट सिंथेज एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप नंबर 3, जहाँ पे हुआ था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ पे CO2 रिलीज हुई थी। और इसमें आइसोसीट्रेट से क्या बना था, अल्फा कीटोग्लूटारेट एंजाइम आपको पता है डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे यूज हुआ था। फिर स्टेप नंबर 4 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अगेन अल्फा कीटा ग्लूटारेट से क्या है, सक्सिनाइल कोए आ गया, यानी कि कोएंजाइम ए यहाँ पे जरूरत पड़ी थी। और जब डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा हो और कोएंजाइम ए भी बाइंड कराना हो तो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारेट है तो इसका एंजाइम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब किस तरीके से रेगुलेट होंगे स्टेप, तो सबसे पहले इनका रेगुलेशन है बिकॉज ऑफ सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, कि सबस्ट्रेट अवेलेबल है नहीं है। तो वो कौन सा स्टेप है, वो स्टेप है आपका ये स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसका सबस्ट्रेट क्या है, इसका सबस्ट्रेट है एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो होगा और नहीं है तो नहीं हुआ। तो ये इस टाइप का रेगुलेशन है जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन। तो ये एंजाइम को रेगुलेट करेगा ये स्टेप। तो यहाँ पर तो एंजाइम तो था बट उस क्योंकि सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं था तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि ये स्टेप होगा या नहीं होगा, ठीक है, स्टेप नंबर 1। बट एलोस्टेरिक में क्या है कि एलोस्टेरिक में देखा जाता है कि अगर किसी एक चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, उसको जाकर के इनहिबिट करने लगता है अपनी रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा ये आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका एक्टिवेट होता है ADP से और इनहिबिट होता है NADH से।
तो एडीपी इसको एक्टिवेट करता है, क्योंकि एडीपी जब कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो एडीपी कंसंट्रेशन बढ़ने से इसको पता लगता है कि भाई एटीपी की जरूरत है, एनर्जी की मॉलिक्यूल की जरूरत है। तो एनर्जी की एटीपी कब बनेगा? एटीपी तब बनेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगी। तो ये क्या करता है, एडीपी को सेंस करके जो है उसको एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो एलोस्टेरिक साइड पे जाकर के ये एक्टिवेशन होता है। फिर ये इनहिबिशन, एनएडीएच, अगर एनएडीएच ज्यादा हो जाएंगे तो एनएडीएच को ये बनाने से रोकने लगेगा, क्योंकि ज्यादा एनएडीएच ना बने, ठीक है। तो वही जो इनके प्रोडक्ट हैं इन सब साइकिल के, वही आपस में एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं। फिर है प्रोडक्ट इनहिबिशन। प्रोडक्ट इनहिबिशन में क्या है, जो उसका प्रोडक्ट है वही उसको क्या करने लगता है, इनहिबिट करने लगता है। और ये किसके साथ हो रहा है? ये हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के साथ। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, सक्सिनाइल कोई। तो सक्सिनाइल कोई जो ही क्या करता है, ये एलोस्टेरिकली इनहिबिट करता है अपने रिएक्शन को, ठीक है। तो ये सक्सिनाइल कोई कह लीजिए, या फिर जो एनएडीएच बन रहा है वो भी, इनकी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज होगी तो ये अपने एंजाइम को एलोस्टेरिकली इनहिबिट करते हैं। क्लियर? और ये रेट लिमिटिंग स्टेप है सिट्रिक एसिड साइकिल का। रेट लिमिटिंग मतलब सबसे स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स या मल्टी एंजाइम यूनिट है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसलिए क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। बाकी ये जो आपका चार्ट है, इसमें आप पूरी अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर एरोस्टाइलिक रेगुलेशन है। सबसे पहले पाइरुवेट से, पाइरुवेट पे भी हमने देखा था कि वहाँ पे रेगुलेशन हो रहा था किसका, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का। तो उसको कौन कौन कर रहा था, तो वहाँ आपने हमने रेशो देखा था, राइट, एनएडी और एनएडीएच का। और इसी तरीके से एसिटाइल कोए और कोए का। तो वो जो है, तो ये सब लोग जो है एटीपी, एसिटाइल कोए, एनएडीएच और फैटी एसिड, ये इसको इनहिबिट कर रहे हैं। एक्टिवेट कौन कर रहा है, एएनपी, कोए, एनएडी प्लस और सी, कैल्शियम। कहने का मतलब ये है कि जो ये शो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी की जरूरत है, वो उसको एक्टिवेट करते हैं। और जो ये शो कर रहे हैं कि एनर्जी बहुत हो गई है, वो उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेट जो होंगे जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसके इनहिबिटर है, यानी कि एनएडीएच और सक्सिनाइल कोए सीट्रेट, क्योंकि ये बता रहे हैं कि एनर्जी बहुत है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बट एडीपी बता रहा है कि भैया एनर्जी की जरूरत है, तो भाई तुम एक्टिवेट हो जाओ। सिमिलरली यहाँ पर तो एटीपी जो है या एनएडीएच जो है, ये यही ज्यादातर जो है इनको, इन्हीं सभी स्टेप्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम आयन भी देखिए यहाँ पे एज अ रेगुलेटर है। कैल्शियम आयन यहाँ पर भी, इस स्टेप पे काफी जगह पे कैल्शियम आयन जो है वो एक्टिवेटर का काम कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस। अब एनाप्लोरेटिक रिएक्शन जो है, एक्चुअली इनकी जरूरत क्या है? तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है ना, इसके जो ये जो बीच में आपके सब इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं इस पूरे साइकिल में, सिट्रिक वगैरह सब, सो ये जो है, ये सब इन्वॉल्व है किसी ना किसी की बायोसिंथेसिस में, ठीक है। तो हमने देखा कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, तो ये एनाबॉलिज्म में काफी इन्वॉल्व है। तो इनसे कोई ना कोई दूसरा कंपाउंड बनता रहता है। अब कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा तो साइकिल कैसे चलेगी? उस साइकिल को चलाने के लिए हमें क्या है, इन इंटरमीडिएट को दोबारा से रिप्लेनिश करना पड़ेगा। और उनको रिप्लेनिश करने की जो रिएक्शंस है, उन्हीं को बोला जाता है एनाप्लोरेटिक रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है एनाप्लोरेटिक रिएक्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एज इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल आर रिमूव टू सर्व बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर, दे आर रिप्लेनिश्ड बाय एनाप्लोरेटिक रिएक्शन। इससे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसके देखिए यहाँ पर ये आपका सीट्रेट। अब देखिए सीट्रेट से क्या बनता है, सीट्रेट से बनते हैं फैटी एसिड्स एंड स्टीरोल्स। तो ये इनकी बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ये बना था अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बनता है ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये क्या है, अमीनो एसिड हो गया। और इससे बन जाएंगे प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, ये आपको चाहिए होंगे न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनाने में। फिर यहाँ से ग्लूटामेट से बन रहा है आर्जिनिन, प्रोलीन, ग्लूटामीन, तो इनकी बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फिर यहाँ पर आइए सक्सिनाइल कोई। सक्सिनाइल कोई से क्या बन रहा है, पोरफायरिन, हीम, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया आपका ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट से देखिए क्या बन रहा है, इससे बन रहा है एस्पारेजिन, ठीक है, और एस्पार्टेट। और इनसे क्या बन रहा है, पिरिमिडीन। तो यहाँ से बनता है प्यूरिन, यहाँ से बनता है पिरिमिडीन। और इसी तरीके से ये है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट से ग्लूकोज तो बनता ही है, जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। और इससे सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो देख सकते हैं जो भी अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है, वो सभी ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल और इनके जो इंटरमीडिएट वगैरह हैं, इनसे बायोसिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी बना सकती है, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बने, और कुछ बने फिर आपके ऑक्सैलो एसीटेट से, और कुछ बन रहे हैं आपके फोस्फोइनोल पाइरुवेट से। अब क्योंकि जैसा मैंने बताया है, क्योंकि ये इन्वॉल्व है एनाबॉलिज्म में, बाकी बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है बाकी कंपाउंड्स की, तो इनको कैसे रिप्लेनिश किया जाए, ठीक है। तो इनको रिप्लेनिश करने के लिए जो अवेलेबल है हमारे पास वो क्या है,
तो पाइरुवेट से डायरेक्ट मैलेट बनाया जा सकता है मैलिक एसिड की हेल्प से। ठीक है, तो ये इससे मैलेट जो है यहाँ पे रिप्लेनिश हो जाएगा। इसी तरीके से पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाया जा सकता है, ये हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से भी ऑक्सैलो एसीटेट बनाया जा सकता है, इसके लिए चाहिए फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज या फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो ये जो है ये क्या करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे इन इंटरमीडिएट्स को और ये फिर दोबारा से साइकिल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्लियर है? बाकी कौन सा एंजाइम किस रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो आप इस टेबल से देख सकते हैं। तो क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस टिश्यू की हम बात करें, क्योंकि लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं इन रिएक्शंस को। ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले भी हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं और हमने देखा था कि ये टिश्यू स्पेसिफिक है कि कहाँ पर होनी है और कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है, कुछ में नहीं होती है। तो देखिए, जो पाइरुवेट है वो क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसीटेट। कैसे बनाएगा ऑक्सैलो एसीटेट, इसके लिए चाहिए पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ लीवर और किडनी। ठीक है, क्यों बनाना था ऑक्सैलो एसीटेट, क्योंकि ये हमने देखा था ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि दोबारा से वापस जाने के लिए, क्योंकि पाइरुवेट से फोस्फोइनोल पाइरुवेट नहीं बन सकता तो उसको बाईपास करना पड़ता है, बाईपास रिएक्शन में इसकी जरूरत थी। फिर है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट से भी ऑक्सैलो एसीटेट बनाया जा सकता है, उसके लिए फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ये हार्ट में होता है और स्केलेटल मसल्स में मिलता है। फिर है फोस्फोइनोल पाइरुवेट से अगेन ऑक्सैलो एसीटेट बट हायर प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया। अब हम यहाँ पे एनिमल्स की बात नहीं हो रही है, इसके लिए चाहिए था कार्बोक्सी काइनेज और इसके लिए चाहिए कार्बोक्सिलाइलेज। ठीक है, और लास्ट है पाइरुवेट से मैलेट बनाया जा सकता है। ठीक है, ज्यादातर यूकेरियोट्स में आपको ये मिल जाता है, बैक्टीरिया में भी। और ये क्या है, मैलिक एंजाइम। तो ये जो है एनाप्लेटिक रिएक्शंस हैं जो कि क्या करती हैं, इनको जो डेफिशिएंसी है इनकी, इनको रिप्लेनिश कर देती है वापस से, ताकि सिट्रिक एसिड साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहे। आई होप इट इज क्लियर।